हमारा आज का टॉपिक है ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक क्रेडिट पढ़ा कल। बैंक क्रेडिट की अब आपको टाइप्स पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट में बैंक क्रेडिट के आपको टाइप्स पढ़ने हैं। तो आपका फर्स्ट टाइप जो है वो है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को हिंदी में कहते हैं अधिविकर्ष। अच्छा, a bank account overdraft happens when an individual's bank account balance goes down to below zero, resulting in a negative balance. It usually happens when there are no more funds in the account in question, but an outstanding transaction is processed through the account, leading to the account holder incurring a debt. क्या मतलब हुआ कहने का? पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जनरली आपको चेकिंग अकाउंट पे मिलती है। चेकिंग अकाउंट जिसे हम क्या कहते हैं? करंट अकाउंट, हिंदी में कहते हैं चालू खाता, ठीक है, उस पर मिलती है। और जो बिजनेस पर्सन है, बिजनेसमैन है, वो इस तरह की फैसिलिटी अवेल जल्दी करते हैं। हाँ, जो नॉर्मली जो जनरल इंडिविजुअल्स हैं वो इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं लेते हैं, बिजनेस पर्सन ही लेते हैं। अच्छा, अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट में क्या होता है? सपोज आपने किसी को चेक बना के दिया 50,000 का, आपके अकाउंट में 40,000 है, तो अगर बैंक उस चेक को बाउंस, या तो एक ऑप्शन तो ये होता है कि आपका चेक बाउंस हो जाएगा, क्योंकि जब 40,000 आपके अकाउंट में है और 50,000 का आप चेक काट कर दे रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है पहला ऑप्शन है क्या कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपके अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है तो बैंक क्या करेगा? उस चेक को क्लियर कर देगा, यानी कि 50,000 का पेमेंट कर देगा। और उस कंडीशन में क्या होगा? 40,000 तो आपके अकाउंट से कट जाएंगे और जो 10,000 है वो बैंक अपनी तरफ से पेमेंट करेगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? आप किस में चले गए? आप ऋण में चले गए, है ना। इसीलिए लास्ट लाइन देखिए लिखी हुई है, अकाउंट होल्डर इनकरिंग अ डेट। एक ऋण में चला जाता है। जब हम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हैं तो वो हमारे ऊपर एक तरह का ऋण होता है, एक तरह की बैंक क्रेडिट होती है, ठीक है। आई थिंक ये ओवरड्राफ्ट क्लियर हो गया होगा मीनिंग। आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए, अ डेट इज इनकर्ड बिकॉज विद एन ओवरड्राफ्ट द बैंक इफेक्टिवली automatically lends the amount necessary to process the transaction to the account holder, an amount that needs to be returned along with possible fees. Though it seems helpful to the account holder, costs can spiral out of control if overdraft are not handled promptly and properly. सो क्या मतलब हुआ इसको कहने का? इसका देखिए, पहले सेकंड लाइन में देखिए लिखा है ऑटोमेटिकली लेंड्स। अगर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है तो आपको फिर अलग से जाकर बैंक को इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा। बैंक ऑटोमेटिकली आपका जो चेक है वो उसको क्लियर कर देगा, 50,000 का पेमेंट कर देगा, और ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने वहाँ से डेप्ट उठा लिया है, आपने वहाँ से ऋण ले लिया है, क्रेडिट फैसिलिटी ले ली है। अगर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के लिए आप अकाउंट खुलवाते समय या उसके बाद कभी भी अप्लाई कर चुके हो तो वो ऑटोमेटिक होता है। आपको उसके लिए एक दिन पहले जाके बताना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको अप्लाई कर देंगे वहाँ पे। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरा, थर्ड लाइन में देखिए, नेसेसरी टू प्रोसेस द ट्रांजेक्शन टू द अकाउंट होल्डर। नेसेसरी टू प्रोसेस, जितना प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी होगा सिर्फ उतना ओवरड्राफ्ट बैंक देगा। सपोज आपके ओवरड्राफ्ट की लिमिट है 50,000, लेकिन आपका जो चेक है उसमें 10,000 कम पड़ रहा है, तो ओवरड्राफ्ट कितने का होगा? ओवरड्राफ्ट होगा सिर्फ 10,000 का। लिमिट 50,000 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बैंक 50,000 आपको उसी समय दे देगा, नहीं, वो आपको उस समय सिर्फ उतना देगा जितना कि ज़रूरी है उस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद आइए फोर्थ पॉइंट पे, एन अमाउंट दैट नीड्स टू बी रिटर्न्ड अलॉन्ग विद द पॉसिबल फीस। अब क्या होगा उसके बाद? जब बैंक ने आपको वो 10,000 दे दिया, आपका चेक क्लियर कर दिया, तो आपको उस 10,000 को वापस करना होगा विद इन द टाइम लिमिट विद द पॉसिबल फीस। जो भी उन लोगों ने फीस लगाई है, फीस वेरी कर सकती है बैंक टू बैंक, तो डिपेंड करता है आपका अकाउंट, आपका करंट अकाउंट कहाँ पे है, आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहाँ से ली है। जिस भी बैंक से आपने फैसिलिटी ली है वहाँ पर जो भी चार्जेस होंगे, उनकी जो भी फीस होगी, उसको वो आपके ओवरड्राफ्ट पे एप्लीकेबल करेंगे और आपको उस अमाउंट का जो रिटर्न होगा वो उस फीस के साथ में करना होगा। उसके बाद देखिए फिफ्थ पॉइंट में, दो इट सीम्स हेल्पफुल टू द अकाउंट होल्डर, कॉस्ट कैन स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल। क्या मतलब हुआ इसका? देखने से हमें ये लगता है कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत यूजफुल चीज़ है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी पेमेंट हो रहा है, पर इसका एक निगेटिव साइड भी है। इसके अगर प्रोज हैं तो इसके कुछ कॉन्स भी हैं। क्या है?
Cost can spiral out of control if overdraft are not handled promptly and properly. अगर आप उसको टाइम से और प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, सपोज ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है उसको वापस करने के लिए उन्होंने 1 महीने का वक्त दिया है, और अगर आप उस 1 महीने में आपने ध्यान नहीं दिया और वो डेट मिस हो गई या फिर आप किसी वजह से नहीं कर पाए पेमेंट, तो उस पर जो फीस लगती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पाइरल आउट, मतलब वो डबल ट्रिपल होती जाती है तुरंत, उसमें कुछ परसेंट का फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ये इसका एक निगेटिव साइड है कि आपकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत तेज़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है अगर आप ओवरड्राफ्ट ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हो। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, यूज़फुल तो है पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट आपकी इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ती है, वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं ओवरड्राफ्ट को। नाउ देखिए ये एक एग्जांपल है ओवरड्राफ्ट का। इसमें आप देखिए, इसमें 2 लोग हैं, पहला है माइक और दूसरा है बिली। ठीक है, इसमें जो माइक है उसने क्या किया, देखिए बिली नीचे 1 पॉइंट जहाँ पे 1 लिखा है उस पर देखिए परचेज्ड रॉ मटेरियल। ठीक है, तो माइक ने खरीदा है और बिली ने उसको क्या किया है, सेल किया है। अब जब माइक ने उससे सामान खरीदा तो उसने क्या किया, उसको एक चेक काट के दिया $5000 का। देखिए माइक से एरो बिली की तरफ बनाए, तो चेक किसके पास गया, माइक ने काट के दिया, और किसके पास गया, बिली के पास गया। तो बिली ने क्या किया, उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आपके पास अगर कोई चेक आएगा, कोई आपको चेक बना कर देगा, तो आप क्या करोगे, उसका पेमेंट कैसे लोगे, अपने अकाउंट में ही तो अपने अकाउंट में जाके लगाओगे ना, बैंक में जाके, तभी तो आपको मिलेगा पेमेंट। तो क्या हुआ, बिली ने क्या किया, उसको अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब जब बैंक में डिपॉजिट हुआ तो जो बिली का बैंक है वो किसे कांटेक्ट करेगा, वो करेगा माइक के बैंक को कांटेक्ट, क्योंकि बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा ना चेक का। तो जो ये वाला बिली का जो बैंक है वो माइक के बैंक को चेक सौंप देगा और उसके बदले में उससे पेमेंट ले लेगा। पर जब चेक माइक के बैंक के पास गया तो क्या पता चला, ये पता चला कि जो अकाउंट में बैलेंस है वो सफिशिएंट नहीं है। 4th पॉइंट देखिए लिखा हुआ है अनसफिशिएंट फंड इन हिज बैंक। उसने सपोज $5000 का चेक काट के दिया है और हो सकता है उसके अकाउंट में $4000 ही हो या 3000 या $2000 हो, कुछ अमाउंट कम पड़ रहा है। तो देखिए 5th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पे अमाउंट इन फुल और बाउंस द चेक। जो मैंने अभी बताया था, बैंक के पास क्या ऑप्शन होता है, या तो वो चेक को बाउंस कर देगा, है ना, या तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा, चेक रिजेक्ट हो जाएगा, मना कर दिया जाएगा कि चेक का पेमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, पे अमाउंट इन फुल। सपोज अकाउंट में सिर्फ $4000 हैं पर आपको $5000 का पेमेंट करना है, और क्या करा बैंक ने, क्या करा, पूरे के पूरे $5000 का पेमेंट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, आप $1000 के डेट में चले गए, है ना, वो एक तरह का क्रेडिट बैंक ने आपको दे दिया। तो वही ओवरड्राफ्ट कहलाता है। अगर बैंक उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बाउंस नहीं हो रहा है आपका चेक और उसका पेमेंट हो रहा है, तो जो अमाउंट, जितना अमाउंट आपके अकाउंट में कम होगा उतने अमाउंट का आपका ओवरड्राफ्ट चला जाएगा, ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट ओवरड्राफ्ट का क्लियर हो गया होगा कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट कितनी तरह का होता है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, जो पहला ओवरड्राफ्ट होता है उसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ऑथराइज्ड बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, with an authorized overdraft the arrangement is made well in advance। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो अरेंजमेंट होता है उसको एडवांस में रखा जाता है, एडवांस में अरेंजमेंट कर दिया जाता है बिटवीन द अकाउंट होल्डर एंड देयर बैंक। बोथ पार्टीज एग्री टू अ बोरोइंग लिमिट दैट कैन बी यूज्ड on all normal payment methods. Of course, the arrangement come with a service fee that varies from bank to bank. पहला हमारा जो टाइप होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का, वो क्या होता है, ऑथराइज्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, अधिकृत बैंक अधिविकर्ष। इसमें क्या कंडीशन होती है कि हमें अगर ओवरड्राफ्ट लेना है तो हम उसकी फैसिलिटी के लिए पहले से बैंक से बात करके रखते हैं। हम ये बात करके रखते हैं कि हमारी लिमिट कितनी होनी चाहिए और हमें किस किस तरह के ट्रांजेक्शन्स पर और कितने ट्रांजेक्शन्स पर कितनी लिमिट तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकती है। सपोज बैंक ने आपसे बात कर ली, एग्रीमेंट कर लिया आपके साथ कि आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट है 50,000
और अगर आपका इन फ्यूचर आने वाला कोई भी पेमेंट रुकता है, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपने चेक काट के दिया है और पेमेंट रुकता है, तो बैंक क्या करेगा, 50,000 रुपये तक का अगर कमी पड़ेगी तो वो उसे पूरा कर देगा। तो इस तरह का अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं दोनों लोग, कौन दोनों, एक तो कस्टमर और दूसरा बैंक, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑथराइज्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा, द अरेंजमेंट इज मेड वेल इन एडवांस। ओवरड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ने से पहले हम एडवांस में इसका अरेंजमेंट करके रखते हैं, यानी कि इसके बारे में बैंक से बात करके और इसके बारे में जो भी एग्रीमेंट है उसको साइन करके पहले से रखते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एज द टर्म इम्प्लाइज दिस मीन्स दैट द ओवरड्राफ्ट हैज़ नॉट बीन एग्रीड अपॉन इन एडवांस। यानी कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी तो है आपके अकाउंट पे, पर सपोज आपने करेंट अकाउंट खुलवाया है, उसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, पर आपको कितना ओवरड्राफ्ट ले सकते हो आप, उसकी लिमिट क्या होगी, किस तरह के ट्रांजैक्शन पे वो ओवरड्राफ्ट की लिमिट यूज की जा सकती है, इस तरह की कोई पहले से बात नहीं आप करते हो। जो कस्टमर है वो इस तरह का कोई एग्रीमेंट एडवांस में पहले से नहीं करता है, जब उसको ज़रूरत पड़ती है उसी टाइम पर बैंक उसको दे देता है, पर इसका पहले से कोई अरेंजमेंट और एग्रीमेंट नहीं किया जाता। इसीलिए इसमें लिखा है, देखिए, हैज़ नॉट बीन एग्रीड अपॉन इन एडवांस, पहले से इस पर कोई बातचीत नहीं होती है, इस पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होता है। एंड द अकाउंट होल्डर हैज़ स्पेंट मोर देन हिज अकाउंट्स रिमेनिंग बैलेंस। यानी कि बैंक को उसने पहले से इन्फॉर्म नहीं करा और फिर भी उसने अपने अकाउंट में जितना भी अमाउंट है उससे ज़्यादा का किसी को चेक काट के दे दिया या किसी भी तरह की फैसिलिटी अवेल कर ली, जितना अमाउंट है उससे ऊपर। Unauthorized overdraft can also happen even if there has been a prior agreement if the account holder has gone beyond the agreed overdraft amount। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, पहला तो ये होता है कि आपने एग्रीमेंट किया ही नहीं है, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपने एग्रीमेंट तो कर रखा है, पर उस एग्रीमेंट में जो लिमिट तय हुई थी, अभी मैंने बोला था कि सपोज 50,000 की लिमिट तय हुई, अब 50,000 की लिमिट तय हुई थी, पर आप उसको क्रॉस कर गए, आप 60,000 70,000 पे चले गए, तो वो भी एक तरह से अनऑथराइज्ड की कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि जो एग्रीमेंट था वो तो टूट गया ना। अनऑथराइज्ड बैंक ओवरड्राफ्ट इनकर हायर फीस विच मेक्स देम मोर एक्सपेंसिव। पहली बात तो ओवरड्राफ्ट ही एक्सपेंसिव होते हैं, और ओवरड्राफ्ट में भी अगर हम ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड की बात करें तो ऑथराइज्ड के कंपैरिजन में अनऑथराइज्ड ओवरड्राफ्ट ज़्यादा महंगे होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि आपका बिहेवियर बहुत केयरलेस था, आपने पहले से कोई भी अरेंजमेंट नहीं करा और फिर भी सामने वाले को आपने चेक बना के दे दिया। और किससे बचने के लिए, सर्विस फीस से बचने के लिए। जब आप ऑथराइज्ड की बात करते हो तो उस पर एक सर्विस फीस लगती है ना, अगर आपने 2 साल 4 साल पहले से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है और एग्रीमेंट कर रखा है, तो आप फैसिलिटी कभी भी अवेल करो, पर सर्विस फीस तो जाती रहेगी ना, तो लोग सर्विस फीस से बचने के लिए एग्रीमेंट ही नहीं करते हैं। तो लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि बाद में जब आप फैसिलिटी अवेल करते हो तो उस पर हाइयर फीस चार्ज हो जाती है। तो ये डिफरेंस होता है आपका ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड में। पहला तो मीनिंग का डिफरेंस होता है, उसमें एडवांस में सारा अरेंजमेंट किया जाता है, एग्रीमेंट साइन होता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल होती हैं। अनऑथराइज्ड में आपका पहले से कोई भी टर्म एंड कंडीशन फाइनल नहीं होती, पहले से कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं होता, ये एकदम सडन होता है, सडनली आप उस फैसिलिटी को अवेल कर लेते हो बिना बैंक को इन्फॉर्म करे। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो ऑथराइज्ड है उसमें सर्विस फीस जाती है, पर जब आप अवेल करते हो तो जो उसकी फ़ीस होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि आपने पहले से बैंक को इन्फॉर्म किया है। लेकिन अनऑथराइज्ड में क्या होता है कि सर्विस फीस से तो आप बच जाते हो उस समय, लेकिन जब आप अवेल करते हो तो उस समय जो फीस पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा हाइयर होती है, तो आप नुकसान में चले जाते हो। तीसरा डिफरेंस ये होता है कि ऑथराइज्ड अगर आपने ले रखा है तो बैंक ऑब्वियसली फुल पेमेंट करेगा और उसको बाउंस नहीं करेगा, क्योंकि आपने इन्फॉर्म कर रखा है बैंक को। पर अनऑथराइज्ड के केस में कभी कभी बैंक उसको पेमेंट करने से मना कर देता है, क्योंकि बैंक के पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। और चौथा डिफरेंस ये होता है कि जो अनऑथराइज्ड होते हैं और जो अनऑथराइज्ड बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं वो सेफ़ नहीं माने जाते, वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, आपकी गुडविल पे क्रेडिट
वर्थीनेस पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है ना। आप रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि रिलेशनशिप आपने पढ़ा था बैंकर और कस्टमर का, तो उसमें कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो एक तरह से माना जाता है कि आपका बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है। तो अनऑथराइज्ड बैंक ओवरड्राफ्ट्स अच्छे नहीं माने जाते हैं, उन्हें अवेल नहीं करना चाहिए जनरली। अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है तो आप ऑथराइज्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करें। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। किसके एडवांटेजेस? ओवरड्राफ्ट के। ये हमारा लास्ट स्लाइड है, एक सेकेंड, यस। सो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज है इट इज़ अ फ्लेक्सिबल रिसोर्स ऑफ फाइनेंस। काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये एक तरह का वित्त का लचीला संसाधन है ना। कैसे? क्योंकि इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, कोई बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना है। आपने एक बार फैसिलिटी अवेल कर ली, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली काम करती रहती है। अभी आपने मीनिंग में पढ़ा था, डेफिनेशन में स्टार्टिंग में, कि वो ऑटोमेटिक होता है। जब आप चेक आपने बना के दे दिया ज़्यादा का, तो वो बैंक अपने आप से पेमेंट कर देता है, ये मान के कि आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर ली। तो उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंट वर्क और बहुत ज़्यादा बैंक में बार बार विजिट नहीं करना पड़ता। तो इसलिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सोर्स होता है, ईजिली आप इसको अवेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। दूसरा क्या है? कैन बी यूज्ड रेगुलरली। आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे क्या मतलब हुआ? जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, आपने कार लोन लिया, होम लोन लिया, तो वो रेगुलर तो नहीं होता है ना। आपने सपोज आपने 2 घर बनवाए, आपने एक घर के लिए अप्लाई किया, तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरे घर के लिए भी वो खुद से सैंक्शन कर देगा, नहीं। लेकिन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में ऐसा होता है कि वो रेगुलरिटी में आ जाता है। आपने एक बार सर्विस ले ली, फिर आगे आप कभी भी आप बियॉन्ड द लिमिट जाते हो, अगर आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, वो लिमिट आप क्रॉस करते हो, तो वो रेगुलर बेसिस पे वहाँ से ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा रेगुलर है। उसके बाद इट इज़ क्विक एंड ईजी टू अरेंज, बहुत ही क्विक और ईजी टू अरेंज होता है। एक बार सिंपली आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होता है और आपको वो फैसिलिटी अवेल हो जाती है। तो इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता, क्विक होता है काफ़ी। बाकी तरह के लोन्स को सैंक्शन कराने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर आप लेना चाहो तो इसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा, बहुत क्विक होती है और ईजी टू अरेंज, आराम से अरेंज हो जाती है। उसके बाद आपका है गुड फॉर शॉर्ट टर्म रेजिंग ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म के लिए कल हमने पढ़ा था कि जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं वही मिलते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म में सिक्योर्ड लोन्स लॉन्ग टर्म में आते हैं, पर हमारा जो ओवरड्राफ्ट है वो किस तरह का क्रेडिट है? वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर थोड़े समय के लिए आपको 1 महीने 2 महीने के लिए फाइनेंस चाहिए है, 6 महीने के लिए, तो आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ईजिली अवेल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सोर्स होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। तो ये 4 इसके बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं या सिग्निफिकेंस होते हैं, कुछ भी कह लीजिए। पहला फ्लेक्सिबल होता है, रेगुलर होता है, क्विक होता है, इजी टू यूज़ या इजी टू अरेंज होता है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस आपसे पूछ लिया जाए या पूछ लिया जाए कि क्रिटिसाइज करिए ओवरड्राफ्ट को, तो आपको ये डिसएडवांटेजेस बताने पड़ेंगे। पहला है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इफ यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म रेजिंग ऑफ फाइनेंस ड्यू टू द इंटरेस्ट रेट। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब हुआ? आपको जो बैंक है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए ही सैंक्शन कर रहा है, पर आप उसका पेमेंट लंबे समय तक नहीं करते, उसको वापस नहीं करते हो बहुत लंबे समय तक, तो उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं धीरे 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 धीरे। अभी पढ़ा था ना कि स्पाइरल आउट हो जाता है, तो बहुत तेज़ी से आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं, जो फीस है, जो पेनाल्टीज़ है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। तो आपका जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रूफ होती है। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है फीस फॉर गोइंग ओवर द ओवरड्राफ्ट लिमिट आर हाई। अगर आप बियॉन्ड द लिमिट जाते हो, ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट फिक्स है, अगर आप उसके बियॉन्ड चले जाते हो, तब भी आपका जो फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाती है, ठीक है। उसके बाद ओवरड्राफ्ट कैन बी रिमूव्ड एट शॉर्ट नोटिस। ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो एक शॉर्ट नोटिस से बैंक ख़त्म कर सकता है। अगर आप ओवरड्राफ्ट ले रहे हो और उसका टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो बैंक आपकी इस ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को ख़त्म भी कर सकता है। और कैसे? शॉर्ट नोटिस पे ख़त्म करता है। वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है उसको पेमेंट करने के लिए, और आपके बैंक अकाउंट से उस फैसिलिटी को रिमूव कर देता है, हटा देता है हमेशा के लिए। उसके बाद नॉन सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ? जो टाइम के साथ चलता रहे, है ना। तो नॉन सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, सस्टेनेबल फाइनेंस का सोर्स नहीं है एक तरह से देखा जाए।
अगर आप देखो तो ये एक्सपेंसिव है, तो अगर आप बहुत लंबे समय तक करना चाहो यूज़ कर सकते हो, रेगुलरली आप इसको यूज़ कर सकते हो, पर ये बहुत एक्सपेंसिव बैठता है, तो सस्टेनेबल सोर्स नहीं मान सकते आप। जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो इतना ज़्यादा पेमेंट करें और इतना ज़्यादा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को अवेल कर पाए, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस थे ओवरड्राफ्ट के। आई थिंक ओवरड्राफ्ट ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बताइए, इज देयर एनी